हेलो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है और मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगस्त 2020 में। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ चैलेंजेस। पहला है कि इंटीग्रेशन ऑफ रेगुलर कोर्सेस विद वोकेशनल कोर्सेस, जिसमें कि कारपेंट्री, प्लम्बिंग, म्यूजिक वगैरह आएंगे। सेकेंड है 5+3+3+4 का मॉडल को अडॉप्ट करना, जिसमें कि खास करके यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेस का एडिशन ज़्यादा होगा और जो हायर डिग्री कोर्सेस हैं उसमें 3+1 का मॉडल यूज किया जाएगा। मतलब आप 4 इयर्स कंटिन्यूसली एग्ज़ाम को देते हुए उस डिग्री को क्वालिफाई करके प्राप्त कर सकते हो, या फिर 3 ईयर क्वालिफाई करने के बाद आप सबैटिकल लेकर के फिर 1 साल बाद में ऐड कर सकते हो और वो पढ़ने के बाद आपको फाइनल डिग्री मिलेगी। और साइंस और आर्ट्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसमें सबसे पहला चैलेंज आता है रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, खास करके जो वोकेशनल कोर्सेस होंगे उसका पहले ही कोई प्रॉपर टीचिंग वगैरह हुआ नहीं था। जो भी ITI, पॉलिटेक्निक वगैरह का इंडिया में कॉलेजेस है वो काफ़ी पुअर एजुकेशन प्रोवाइड करती है, और जो भी वहाँ से डिग्री लेकर के निकले हैं मुझे नहीं लगता कि वो टेक्निकली या इमोशनली इतना ज़्यादा स्किल्ड हैं कि वो बच्चों को सही ढंग से पढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग होंगे, लेकिन उनकी तादाद काफ़ी कम होगी। वो पैन इंडिया वैसे टीचर्स को प्रोवाइड करवा पाना गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग टास्क होगा। देन सेकंड चैलेंज इज कि इनका एग्ज़ाम किस तरह से लेंगे, और थर्ड चैलेंज इज कि सपोज अगर इनके लिए BEd वगैरह बनाते हैं तो कोई ऑलरेडी अगर जॉब कर रहा होगा तो वो फिर से उस जॉब को बीच में ब्लॉक करके BEd की डिग्री करने आएगा या नहीं करने आएगा, दैट इज़ चैलेंजिंग थिंग। और अगर कोई जॉब नहीं कर रहा होगा, जिसे खुद का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो सपोज ITI किया था कारपेंट्री के लिए और उसके बाद कहीं जॉब नहीं लगी, अब BEd करने आ गया कि सब चलो स्कूल में वैकेंसी आने वाली है टीचर्स के लिए, कारपेंट्री के टीचर्स के लिए, और वो BEd कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या ही पढ़ाएंगे जो खुद ने कारपेंट्री नहीं करा है। तो दैट वुड बी अ वेरी आई थिंक पैथेटिक सिचुएशन कि ऐसे केसेस में किस तरह से टीचर्स का जुगाड़ करेगा गवर्नमेंट। एंड इसके बाद का प्रॉब्लम ये है कि हर एक इलाके में कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ टाउन A और इसके पीछे बहुत सारे सबर्बन एरियाज़ डेवलप हो चुके हैं, A1, A2, A3, A4, और कहीं दूर में टाउन B है, सिटी C है। तो सिटीज़ में तो सभी तरह के इंतज़ाम मिल जाएंगे, मतलब ये अलग अलग काम करने वाले, कारपेंट्री का काम, पेंटिंग का काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो सिटी विल कैटर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको इस डाइवर्स वोकेशनल फील्ड का पढ़ाई करनी है। बट ये टाउन विल सफ़र, मतलब इनके पास जो कारपेंट्री वगैरह का वर्क करने वाले लोग होंगे भी वो एक्सपीरियंसड नहीं होंगे, मतलब कर कर के उन्होंने कुछ सीखा होगा बट वो रिफाइनमेंट नहीं आई होगी उनके हाथ में, इसलिए वो बड़े शहर में मूव नहीं किया। अगर उनके हाथ में वो रिफाइनमेंट आ गई होती, बहुत अच्छा कारपेंट्री करने लगते, तो जैसा कि ह्यूमन टेंडेंसी देखा गया कि वो मोस्टली बड़े शहरों में शिफ्ट होने लगते हैं ताकि उनका अच्छे काम का अच्छा पैसा मिल पाए उनको। वैसे केसेस में फिर वही होगा कि इस सिटी के सबर्बन में रहने वाले बच्चे और इस सिटी में रहने वाले बच्चे जो भी होंगे उनको तो अच्छी वोकेशनल एजुकेशन मिल जाएगी, बट फिर ये सारे बच्चे सफ़र करने लगेंगे, जैसा कि अभी होता है कि दिल्ली मुंबई के बच्चे काफ़ी ज़्यादा हायर स्टडीज़ में परफॉर्म करते हैं, जबकि गांव के बच्चे जो मतलब काफ़ी कम बच्चे मेहनत कर पाते हैं वो लोग पहुंच पाते हैं, बाकी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर से लेकर के क्यूरेशन ऑफ किड्स सभी जगह ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सेकेंड इशू में डिस्कस करना चाहूँगा कि क्वालिटी के बाद उनकी सैलरी क्या होगी।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनकी रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे। एक तो अगर एक्सपीरियंस बेसिस पे कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस चेक कौन करेगा, ये एक समस्या है, और चेक कैसे करेगा। और इंडिया में जो फेमस प्रॉब्लम है रिक्रूटमेंट में, करप्शन। अब उन सब के बावजूद सपोज जैसे भी कुछ फैकल्टीज़ का गवर्नमेंट जुगाड़ करती है जो कि इस तरह के सब्जेक्ट्स, कारपेंटरी, पेंटिंग, प्लम्बिंग, जो कुछ भी पढ़ा रहा है, अगर वो टीचर्स आ भी जाते हैं तो उनका सैलरी कितना होगा। सैलरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है बजट का। गवर्नमेंट अभी तक किसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करें, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर हो, या फिर हायर का सब पार्ट्स, मतलब फर्दर स्टडीज़ कोर्सेस में आ जाता है कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, किसी भी लेवल पे आप देखेंगे इंडिया में और किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखेंगे, वेदर इट इज़ आईआईटी और सम लोकल यूनिवर्सिटी, सभी जगह टीचर्स और फैकल्टीज़ की कमी है। और जो हैं भी बहुत जगह पे, खास करके स्कूल्स में तो इंटरेस्ट से पढ़ा नहीं रहे हैं। आईआईटीज़ और एम्स वगैरह में देखा जाए तो मोस्टली लोग खुद के रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं और बहुत ज़्यादा मतलब टीचिंग वगैरह पे सारे टीचर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ टीचर्स जिनको हॉबी रहता है बस वही लोग पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग सैलरी उठाते हैं और अपना काम कर रहे हैं। खास करके जी इन इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कि छोटे लेवल पे वर्क करते हैं। आईआईटी और एम्स में भी कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो कि पढ़ाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट अपना रिसर्च करते हैं और कोई जाकर के पूछे कि सर ये डाउट है तो एटलीस्ट वो डाउट बता देते हैं। स्कूल्स और लोकल यूनिवर्सिटीज़ में तो ये हालत है कि टीचर्स और प्रोफेसर्स को खुद भी अपने सब्जेक्ट के बारे में मालूम नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट रिक्रूट नहीं कर रही है, एक जो रिक्रूट कर रही है वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट कितना सैलरी पे एक्सपेंस करना चाहेगी। हालांकि 2.something% हमारा रहता है, 2.something% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, जिसको गवर्नमेंट ने बोला है 6% पे शिफ्ट करने के लिए, मतलब 3 times एक्सपेंडिचर, जो कि मुझे काफ़ी टफ लग रहा है। मतलब वो गवर्नमेंट का विल पावर, अभी तक तो मुझे ऐसा दिखा नहीं था कि एजुकेशन पे इतना खर्च कर रहे हों। अदर फील्ड्स में उन्होंने करा है बट एजुकेशन पे अभी तक तो नहीं दिखा था। और ये ड्राफ्ट लाने में भी जितनी देरी की गई है और जितना कच्चा ड्राफ्ट लाया गया है, मीन्स सही से ड्राफ्ट को पब्लिश नहीं करना, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देना, ये सब थोड़ा सा क्वेश्चंस रेज करता है कि गवर्नमेंट का अंदर से मंशा क्या, किस तरह से देंगे। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि किसी तरीके से लेटेस्ट से पहले फेज में इन लोगों को नियुक्त करके, रिक्रूट करके, और लेटेस्ट से 10% ऑफ स्ट्रेंथ को भी रिक्रूट करके बीएड वगैरह करने के लिए बोलते हैं। या कुछ पहले तो बीएड पे ही रिक्रूट होती है, ये प्रीरिक्विजिट क्वालिफिकेशन होगी, बट अभी तत्कालीन हो सकता है कि अगर ड्राफ्ट आए और किसी को रिक्रूट करना चाहें बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और कुछ सैलरी देना चाहें तो फिर वो सैलरी को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और मेजर चीज़ जो इंडिया में होती है धरना, वो एक समस्या आएगी कि सारे लोग धरना पे बैठ जा रहे हैं, मतलब उन्हें फिर वही है, परमानेंट कर दो हमें, हम अभी एडहॉक पे नहीं काम करेंगे, हम इस तरह से नहीं काम करेंगे, हम उस तरह से नहीं काम करेंगे, हमें वहाँ चाहिए ट्रांसफ़र कर दो। इस तरह के सिली इशूज़ आना शुरू हो जाएंगे। भले ही कोई 10 साल बाहर में काम कर रहा हो, लेकिन जैसे ही सरकारी जॉब लगेगी बोलेंगे हमें घर में जाना है। इसके बाद फिर अगला सवाल आता है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हाल ही में क्लास 10th या 12th क्वालिफाई किए हैं, उनको अभी आगे की स्टडी रूट सेलेक्ट करनी है। पहले के हिसाब से कुछ माइंडसेट बना हुआ था, बट अभी आगे उनको कौन सा जॉब मिलेगा, उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, मतलब एलिजिबिलिटी फॉर अ जॉब जो मांगा जाता है उसमें कौन सा सब्जेक्ट मांगा जाएगा। और जनरली एसएससी और यूपीएससी वगैरह तो काफ़ी ब्रॉडली चलती है कि सिर्फ आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, किसी भी परसेंटेज से होना चाहिए, तो वो आपको एलिजिबल कर देते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए।
उसमें भी कुछ एग्ज़ाम्स के लिए करते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स के लिए वो स्पेसिफिक डिग्री मांगते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज और स्टैटिकल सर्विसेज। तो ये इसके लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मांगते हैं कि आपका उन्हीं सब्जेक्ट्स में डिग्री होना चाहिए। तो अब ये 10th 12th के बच्चे किस तरह से सब्जेक्ट्स चूज करेंगे, यह एक समस्या रहेगी। जब तक अभी इनको क्लियर नहीं कर देते हैं कि आगे का रिक्रूटमेंट स्कीम क्या रहेगा, तब तक इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रबल होगी। और इवन जो अभी जॉब में हैं वो लोग भी इन्हें गाइड नहीं कर पाएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। द नेक्स्ट इशू वुड बी कि कुछ स्टेट्स हैं लाइक बिहार के स्टेट्स हो गए, बिहार स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, और इसके अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स जो हैं, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स आते हैं। इन स्टेट्स में टेक्निकल इंफ्रा उतना ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं, बहुत सारा फैक्ट्रीज़ हैं नहीं, जो कुछ हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से सेटअप किए हुए हैं, कुछ ठीक हालत में चल रहे हैं, कुछ बुरे हालत में चल रहे हैं। तो वैसे केसेस में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिग्री के साथ एक पार्टिकुलर टाइप का व्हीकल बनाने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल कार रिपेयरिंग शॉप खोलना चाहता है, उसके लिए पढ़ाई करना चाहता है, तो वो बिहार वगैरह में पाएगा कि कोई ऑथोराइज्ड मेंटेनेंस सेक्शन नहीं है किसी भी ब्रांड का। एक दो ब्रांड्स के हो सकते हैं, बट मोस्टली ऑथोराइज्ड मेंटेनेंस सेक्शन नहीं है, तो वो बच्चों को उतना ज़्यादा एजुकेशन मिल नहीं पाएगा। सेकेंड इज़ फूड प्रोसेसिंग। इस पर नीतीश कुमार जी ने काफ़ी जोर दिया था, बट फूड प्रोसेसिंग भी बिहार में अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है कंपेयर टू गुजरात, महाराष्ट्र स्टेट्स। तो जो गुजरात, महाराष्ट्र के बच्चे फूड प्रोसेसिंग सीख पाएंगे वो लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा, जबकि बिहार में जो बच्चे सीखने जाएंगे तो एक तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ कम है, कार रिपेयर शॉप्स काफ़ी कम हैं, मतलब ऑथोराइज्ड तो काफ़ी कम है, बाकी तो चलता रहता है। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी, और जो वहाँ पर काम कर रहे लोग हैं वो लोग भी उतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं होंगे, उनका नंबर ऑफ ईयर्स फॉर एक्सपीरियंस तो मे भी ज़्यादा हो, बट एक्यूरेसी, एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं बिहार वगैरह में काफ़ी कम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, और जो हैं उनमें ऑटोमेशन काफ़ी कम है, तो वो बच्चों को वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा जो कि डेवलप्ड स्टेट्स में मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स में और भी ज़्यादा बुरा हालत है, क्योंकि वहाँ बहुत कम फैक्ट्रीज हैं। इसके बाद आ जाता है न्यू इशू विच इज़ जो सभी फील्ड्स में एवरेज रह गया। फॉर एग्जांपल उसने हिस्ट्री को मेजर बनाया, इसके साथ वो कोई साइंस सब्जेक्ट मान लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स ले लिया और इसको माइनर बनाया, इसके साथ वो कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, लेट्स से हॉकी या फुटबॉल, तो इसका मेजर में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स हैं नहीं जो कि हिस्ट्री ग्रेजुएट्स को लेना चाहे। स्टैटिस्टिक्स इसने लिया था, बट माइनर में लिया था, माइनर में शायद इसीलिए लिया होगा क्योंकि मैथ्स में इंटरेस्ट कम होगा, बट थोड़ा होगा तो कुछ मार्क्स ला पाया होगा, मतलब रिक्रूटर में भी इसके सब्जेक्ट को माइनर कैटेगरी में देखते हुए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना रहें इस बच्चे में। थर्ड थिंग, हॉकी फुटबॉल हो सकता है वो बंदा अच्छा खेलता हो, बट इतना भी अच्छा नहीं खेलता हो कि नेशनल 2 बार 3 बार क्वालिफाई कर पाया हो, नेशनल लेवल पर नहीं जा पाया हो। नेशनल लेवल पर नहीं जाने का मतलब है कि वो मनोबल टूटने लगना और फिर इस फील्ड से अपने इंटरेस्ट को रिट्रैक्ट कर लेना। इस केस में गवर्नमेंट किस तरह से रोज़गार देने की व्यवस्था करेगी, जो कि मेजर में ठीक है, स्पोर्ट्स में ठीक है, माइनर में उसने बस पासिंग के लेवल पे क्वालिफाई कर पाया है, तो गवर्नमेंट किस तरह से इनको जॉब देगी इस मामले में कोई क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट मेजर इशू विच इज़ वेरी वेरी ग्रीवियस इशू इज दैट वर्चुअल लैब।
मैं इसको कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी 3D एनिमेशन देखना है वो आप यूट्यूब से देख सकते हो। लगभग सारे सब्जेक्ट्स के अभी मिल जाते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज प्राइवेट यूट्यूबर्स अभी ये सब चीज़ें करके डाल रही हैं। मतलब आपको कॉस्मोलॉजी से लेकर के पाल्मिस्ट्री हर एक चीज़ का यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा, आप कुछ भी देख सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वर्चुअल लैब आपको कभी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं देता। फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर को जब भी बताया जाता है तो मैकेनिकली इस तरह से नॉट इंजीनियरिंग के क्लासेस में या फिर क्लास 12 के फिजिक्स में ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग इस तरह से दिखा दी जाती है और इक्वेशंस बता दिए जाते हैं। बुक्स में फिर एक रियल ट्रांसफार्मर का बाजू में फ़ोटो दिया हुआ रहता है, और जनरली जब यूट्यूब वगैरह पे भी कोई पढ़ा रहा होता है तो एक बार ओरिजिनल ट्रांसफार्मर का फ़ोटो दिखा देता है और उसके बाद फिर यही ट्रांसफार्मर के डायग्राम पे वो सारा थ्योरी बताता रहता है। ट्रांसफार्मर में, रियल ट्रांसफार्मर में ये कनेक्शंस किस तरह से करने होते हैं, कनेक्शन करते समय क्या प्रिकॉशन रखने होते हैं, वो जनरली लोग बताते नहीं हैं। और वर्चुअल लैब्स में क्या होता है कि रिजल्ट्स परफेक्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल एक करंट का फेजर कुछ इस प्रकार है और दूसरे करंट का फेजर कुछ इस प्रकार है। तो वर्चुअल लैब में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक करंट का फेजर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, जो कि एक्यूरेट होगा, मतलब वेक्टर सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स। हाउएवर रियली में अगर आप एक करंट का फेजर मेजर कर रहे हैं कुछ ऐसा है, और दूसरे करंट का फेजर मेजर करेंगे तो कुछ ऐसा है, और जब आप फाइनल करंट देख रहे होंगे तो वो कुछ ऐसा हो सकता है। तो सवाल उठता है कि मतलब बाकी जा कहाँ। जब तक बच्चे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक उनके अंदर ये सवाल नहीं आएगा कि ये एक नया फेजर क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक वो इस तरह के रिजल्ट्स पे रिलाई कर रहे होंगे, बुकिश नॉलेज पे। जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो उनके अंदर ये सवाल आएगा और वो इजीली समझ पाएंगे इस सवाल का जवाब क्या है जब उनको टीचर से गाइड करेंगे। वर्चुअल लैब में ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। वर्चुअल लैब में ज़िंदगी यहीं पे रहेगी, और जब ये बताया जाएगा तब रिलेट नहीं कर पाएंगे कि ये हो क्या रहा है, आखिर यहाँ से यहाँ तक का डेविएशन आया कैसे। तो ये इश्यूज़ हैं। थैंक यू, बाय बाय।